वेक्टर डेफिनेशन देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as डायरेक्शन, इसको वेक्टर कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क क्या होगा, वेक्टर होगा, स्केलर हो जाएगा। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन सब में देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए बी इज अ वेक्टर, इसके लेंथ को इसका मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। मैग्नीट्यूड को मॉड के अंदर रख दिया जाता है, जो इसकी लेंथ होगी, मान लो 2 यूनिट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है तो 2 यूनिट इज अ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब याद रखना, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसके tan थीटा की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, ये इसका डायरेक्शन कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो वेक्टर क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। बहुत सारे टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर कैसे होंगे, एक ही पॉइंट से जो इनिशिएट कर रहा हूं, मान लो ए बी और ए सी, ये एक ही पॉइंट से इनिशिएट कर रहा है, कोइनिशियल हो गया, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या हो सकते हैं, एक इधर है एक इधर है, ये पैरेलल होगा, क्या ये पैरेलल होगा, नहीं ये पैरेलल नहीं होगा, ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल नहीं होगा, कोइनिशियल कोलिनियर कहलाएंगे ये, ठीक है। दीज टू आर, जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी और सी डी कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। कोइनिशियल ये कहलाएगा, पैरेलल ये कहलाएगा, ठीक है। और भी आप देखो, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो इधर नॉर्थ बना लो, इधर ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट। 40 किलोमीटर चल रहा है कितना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ नॉर्थ, ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से, तो एंगल 30 डिग्री नॉर्थ से बनेगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कितना, 40 किलोमीटर। ऐसे करके देख, 4 बार लिख दो, 1 2 3 4। ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, यही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर लिख देना ऐसे करके कि ये जो हमने ए और बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये ए बी इज 10 किलोमीटर, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज अ स्केलर एंड वेक्टर। 10 किलो, किलो क्या है, मास है, स्केलर है। 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट वेक्टर है, क्योंकि इसमें 2 मीटर मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन दे रहा है। 40 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट, 40 डिग्री स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है, क्योंकि 40 डिग्री एंगल दे रखा है बस, और कुछ नहीं दे रखा है। 40 वॉट, वॉट क्या होता है, पावर होता है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, फिजिक्स का ही है ये सब। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम पीरियड क्या होगा, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर। डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। चलो, तो ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी। और भी कुछ क्वेश्चन देखना है तो देख लो। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें दिया हुआ है,
एरो को देखना है। एरो को देखकर आप ये इसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये डायग्राम है मान लो तुम्हारे पास इतना, ठीक है। इसे देखकर तुम्हें बताना है कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन से होंगे। ए और डी एक ही पॉइंट से इमर्ज आउट हो रहे हैं, ठीक है ना, कोइनिशियल हो गए। ओके, इक्वल कौन कौन से होंगे, ये और ये पैरेलल भी है, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये और ये इक्वल होंगे क्या, नहीं इक्वल होंगे, ठीक है ना। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये दोनों कोलिनियर तो है ना, देखो ये और ये मैंने बताया था कोलिनियर होगा, नॉट कोलिनियर बट नॉट इक्वल कह रहा ना। अच्छा ये दोनों तो इक्वल है, यहाँ पर कोलिनियर बट नॉट इक्वल बता रहा है। कौन कौन से होंगे, यही तो होंगे, हाँ सही तो यही क्वेश्चन। चलो तो 10.1 कर लेना। अगली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.2, इसमें समझना होगा पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये आर वेक्टर है 3,4, ठीक है। इस आर को जब रिप्रेजेंट करोगे तो याद रखना 3i कैप 4j कैप ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। i कैप j कैप क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। रिप्रेजेंट करने के लिए i और j लगा दीजिएगा बस। अगर यहाँ कुछ z भी होता तो k कैप आता है, जैसे मान लो कि 5 है तो यहाँ पर 5k कैप लिख दोगे। इस पोजीशन वेक्टर, इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है ना। स्केलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्केलर रिप्रेजेंटेशन में याद रखना 3, 4, 5 ही लिखते हैं। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर पूछे आपसे, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ कितनी है, मॉड के अंदर रख देना, ठीक है। ये ऐसे निकलता है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर करके, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी समझ गए। रिप्रेजेंटेशन में आपको ऐसे ही लिखना होता है। बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज करो एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इन दोनों को ऐड करें, सपोज करो ये ए है ये बी है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। क्या करेंगे, इसके लिए 2 लॉ दिए गए हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखो दोनों को कैसे हम समझते हैं, दोनों लॉ को। ए और बी को आपने जोड़ना है ग्राफ में। सपोज करो ए दिया हुआ है 3i कैप 2j कैप 5k कैप, बी दिया हुआ है 3i कैप -j कैप +2k कैप, ऐसे करके। तो अगर a प्लस बी को ऐड करते हो आप, तो याद रखना i वाले को i के साथ ऐड करना होगा 6i कैप, इसको इसमें से माइनस कर दो, माइनस का है ये, तो ये हो गया j कैप, और इन दोनों को आपने ऐड कर देना है 7k कैप। समझ में आ रही बात। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो 6 स्क्वायर 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेना, इतने यूनिट का आपके पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना हो ए और बी को, तो क्या करेंगे, पहले ए को लिखो, ए को लिख दिया हमने, एज इट इज उठाया यहाँ से और यहाँ पर ड्रैग करके रख दिया ए को, ठीक है। बी को क्या करते हैं, उठाते हैं यहाँ से और इसके हेड पर रखते हैं, यहाँ से उठाया बी को ऐसे और यहाँ पर रख दिया, ये हमारा बी है। अब क्या करते हैं, इसके टेल से, ए वाले के टेल से बी वाले के हेड को जब मिलाते हैं तब जाके ये मिल जाता, तब ये बनता है ए प्लस बी। ऐसे हम ए प्लस बी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा है आपका पैरेललोग्राम। उसमें क्या होता है ए और बी को एज इट इज दोनों के टेल मिला दिए जाते हैं। ए को उठाया यहां से ये रख दिया, बी को उठाया यहां से ऐसे रख दिया, दोनों के पहले टेल मिलाए जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, ए के सामने बी के पैरेलल खींच दिया जाता है, बी के सामने ए के पैरेलल खींच दिया जाता है। अब ये दोनों जहां मिलते हैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये हमारा ए प्लस बी आ जाता है। तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो ए प्लस बी को, जिसको हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं, इस तरीके से दो लॉ होते हैं। और मैथमेटिकली तो इस तरीके से आप आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टी जोड़ के लिख सकते हो। एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं जो कि आपके मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना है। सपोज करते हैं ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, एक बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, एक बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर पूछा जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा करके, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। और डायरेक्शन अगर चाहिए होगा ए प्लस बी का, तो हम लिखते हैं tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कैसे होता है देखो, ये है ए, ये रहा बी, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ये मिल गया आपका ए प्लस बी। ए को सपोज कर लो ये 4 यूनिट का है, बी को सपोज कर लो ये 3 यूनिट का है, और इनके बीच का एंगल, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं, ए को आगे डिस्प्लेस कर दो ऐसे, ठीक है। अब बी और ए जहां पे ज्वाइन होते हैं वही हमारा एंगल होता है। सपोज करो कि ये हमारे पास थीटा 60 डिग्री दिया हुआ, हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 4 3 कॉस 60 डिग्री, ऐसे करके आप मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर के साथ जो हमारे पास रिजल्टेंट मिला हुआ है वो एंगल फॉर्म करता है, उसी को आप कहते हो उसका डायरेक्शन। फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट ने जो एंगल बना रखा है उसी को फाई कहते हैं। फाई मेजर करने का तरीका ये है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि tan फाई निकालो तो हम लिखेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी आपके पास दिया हुआ है 3 साइन 60, 4 प्लस 3 कॉस 60, ऐसे करके आप tan फाई आसानी से मेजर कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, यहां पर a प्लस बी तो समझ चुके हो, इसका फॉर्मूला भी समझ चुके हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा समझ चुके हो। a माइनस बी क्या होगा, कैसे मेजर करोगे? तो याद रखना इसमें आपसे माइनस 2ab कॉस थीटा कहा जाएगा। सपोज करो कि ये a है, ये b है, ये इनके बीच का एंगल है थीटा। जब दोनों के टेल जहां मिलते हैं वहीं पे एंगल बिटवीन वेक्टर बनता है, ठीक है। तो सपोज करो a और b के बीच का ये एंगल है, फॉर्मूला ये लग रहा है। a और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा ये समझ लो। b तो इस तरफ रखा हुआ है ना, माइनस बी क्या होगा, जस्ट इसके पीछे होगा। समझ रहे हैं इस बात को? अब हमें क्या करना है, a और माइनस बी को जोड़ना है। ये क्या है, a प्लस माइनस बी ही तो है। a माइनस बी क्या है, a प्लस माइनस बी है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला तो आपका यही है, एक ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखते हैं ना, ये तो फॉर्मूला लिखते हैं आप। कॉस 180 माइनस थीटा लिख दो, यहाँ पर 180 माइनस थीटा लिखोगे तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और यही फॉर्मूला आपका बन के आ जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन के तौर पे समझ लो, एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यही भी छोटा सा क्वेश्चन।
आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। देखो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। समझो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। समझ रहे हो इस बात को, a और b के बीच का एंगल निकालो। तो इसके लिए हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, इसके लिए भी फॉर्मूला लगा दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हट गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2ab कैंसिल हो गया, इस ओर है cos थीटा, इस ओर है माइनस cos थीटा। इधर लेते आओ, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही है इनके बीच का एंगल। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए ये एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस भी शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 10.2 का क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, स्केलर इन द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर। देखो हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए दे रखा है 2 1, फाइनल पॉइंट बी दे रखा है -5 7। हमें क्या करना है, इस ए बी वैक्टर को मेजर करना है। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी। ए बी हमारे वैसे ए और बी क्वेश्चन में दिया हुआ, हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ए बी चाहिए तो हमने क्या करना होगा, बी में से ए को माइनस करना होगा। -5 -2 कितना हो गया, -7 आई कैप। ठीक है, 7 - 1 कितना हो गया, 6 जे कैप। ए बी अगर चाहिए तो बी में से ए माइनस करना, बी ए चाहिए हो तो ए में से बी माइनस करना। अगर ए बी वेक्टर इधर का वेक्टर चाहिए तो बी में से ए को माइनस करना। ठीक है, सिंपल। इसका वेक्टर कंपोनेंट ये हो गया, स्केलर कंपोनेंट सिर्फ इसे लिखेंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है। ओके ओके, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। क्वेश्चन हमारे पास है ये 6th। ए गिवन है आई कैप -2 जे कैप के कैप, बी दे रखा है -2 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप, सी दे रखा है आई कैप -6 जे कैप +7 -7 के कैप। इन दोनों को, तीनों को ऐड करना है। इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। सम करने का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी करना हुआ। तो क्या करते हैं हम, आई वाले एक साथ जुड़ जाते हैं, 0 आई कैप। जे वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, 8 में से 4 गया -4 के जे कैप। फिर के वाले एक साथ जुड़ जाते हैं, 7 5, हाँ माइनस का है तो ये हो गया -2 हो गया, -1 हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम वेक्टर को ऐड करते हैं। बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, बताओ भाई। यूनिट वेक्टर का मतलब समझो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास ए वेक्टर है। ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम उसे क्या कहते हैं, ए कैप कहते हैं। ठीक है, ए कैप लगा देते ऊपर में। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, मेन वेक्टर का एक छोटा हिस्सा होता है उसी के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में ही होना चाहिए उसे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसे मेजर करने के लिए ए को मॉड ए से डिवाइड करते हैं। सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यही कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप जे कैप 2 के कैप। इसका हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या करें भाई, ए कैप निकालना हो तो ए वेक्टर को ऊपर रखेंगे, मॉड ए को नीचे रखेंगे। आई कैप जे कैप 2 के कैप, मॉड ए चाहिए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर।
4 5 6 आई कैप 1/√6, फिर 1/√6 जे कैप। समझ में आ रही है बातें? आई जे के यूनिट वेक्टर ऐसे चाहिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू। पी और क्यू दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। पी का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो 1 2 3 है, 1 2 3 है, और क्यू का 4 5 6 है। पहले तो बताओ पी क्यू कैसे निकालते हो आप? क्यू माइनस पी करना होगा। क्यू हमारे पास 4 में से 1 गया 3 आई कैप, 5 में से 2 गया 3 जे कैप, और 6 में से 3 गया 3 के कैप। अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, देखो क्वेश्चन में पूछा भी है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। क्या करें? पी क्यू को हमने क्या कर देना है, सॉरी पी क्यू कैप निकालना, तो पी क्यू वैक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। इसको ऊपर रख दीजिए, 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप, और इसके मैग्नीट्यूड को नीचे रख दीजिए, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आ रही है ना? ओके, वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5 आई कैप जे कैप 2 के कैप विद मैग्नीट्यूड 8 यूनिट के मैग्नीट्यूड वाला इस डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए। मान लो ये वेक्टर हमारे पास ए है, ए के डायरेक्शन में ही चाहिए हमें, बट हमें कितने यूनिट का चाहिए? 8 यूनिट का चाहिए। तो पहले ऐसा कर लेते हैं, एक कैप निकाल लेते हैं, तो हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा, ए का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे? 5 आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप अंडर रूट 2 स्क्वायर, 25 26 और 4 29। तो ये हमारे पास ए कैप आ गया, लेकिन हमें इसका डायरेक्शन नहीं चाहिए। इसका यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया, लेकिन हमें कितने मैग्नीट्यूड का? 8 का चाहिए होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर कितना आ जाएगा? रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें चाहिए वेक्टर 8 ए कैप करके आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, ठीक है। 40/√29 आई कैप 40 बटे में ऐसे करके आप जो है रिक्वायर्ड वेक्टर मेजर कर सकते हो। समझ में आ गई बात? 30 कैसे होगा? 25 26 हाँ 30 होगा। सही कह रहा हूँ, समझ में आ गई बात? इसे भी चेंज कर लीजिएगा, ये हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर दे रखे हैं और ये कोलिनियर है, ये शो करके देखो। सपोज कर लो पहला जो वेक्टर है वो है 2 आई कैप -3 जे कैप 4 के कैप। एक दूसरा वेक्टर है वो दे रखा है -4 आई कैप 6 जे कैप -8 के कैप। कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन बताया गया है? देखो, इनके जो कोएफिशिएंट होंगे ना, ए बी बी सी सी, आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे 2/-4 -3/6 4/-8। आप देख लो इनको, सारे के सारे 1/2 ही आ रहे हैं, माइनस के 1/2 ही आ रहे हैं सारे के सारे। बात समझ में आ रही है ना? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा करो, b को उठाओ और उसमें से -2 कॉमन ले लो। क्या बचेगा यहाँ पर? 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस का, और यहाँ से -2 ले लो 4 के कैप, और ऐसा करो -2 तो ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास, याद रखना, कोई भी वेक्टर बी वेक्टर इज लैम्डा ए हो ना, लैम्डा रेशियो में हो ए के, तो उसको कहते हैं कि वो क्या है? कोलिनियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर दिस। सबसे पहले तो समझ जाओ कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन
कोसाइंस। सपोज करो कि एक वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है, यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं इसके, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को ही देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। आर वेक्टर को ऐसे दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप करके दे रखा है। तो इस 1 2 3 को आप कहते हो डायरेक्शन रेशियो, दिस इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो। और यही वेक्टर x के साथ जो एंगल बनाया उसको अल्फा लेट कर लो, y के साथ जो एंगल बनाया उसे बीटा लेट कर लो, और z के साथ जो एंगल बनाया उसे गामा लेट कर लो। इनके cos की वैल्यू, सपोज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, इसे आप L कहते हो, इसको M कहते हो, इसको N कहते हो, ठीक है। आई बात समझ में? अगर cos अल्फा चाहिए तुम्हें तो याद रखना x को ऊपर रखेंगे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। cos बीटा चाहिए तो y को ऊपर रखेंगे, जैसे यहाँ x कितना 1 है और नीचे में क्या आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 अपॉन में 9 4 13 1 14 रूट अंडर 14, ये आ गया कितना 2 अपॉन रूट अंडर 14, ये आ गया कितना 3 अपॉन रूट अंडर 14। तो डायरेक्शन रेशियो अगर इसका पूछे तो वो आ जाएगा कितना 1 अपॉन रूट अंडर 14, 2 अपॉन रूट अंडर 14, 3 अपॉन रूट अंडर 14। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लो। कह रहा है कि ये जो हमारे पास वेक्टर है वो गिवन है आई कैप जे कैप के कैप। कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, इक्वली इंक्लाइंड है, इसको ओ मान लो, एक्स वाई और इसको जेड मान लो। ये हमारे पास 1 1 1 करके ये वेक्टर है, 1 1 1 करके वेक्टर है ना। इक्वली इंक्लाइंड कहने का मतलब अल्फा बीटा और गामा ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सपोज कर लो cos अल्फा निकालते हैं तो क्या करेंगे 1 अपॉन में 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन रूट 3। सिमिलरली cos बीटा भी वही होगा और cos गामा भी वही होगा। तो इक्वली इंक्लाइंड हुए ना, cos अल्फा देख रहे हो, cos बीटा एंड cos गामा, ऑल दीज 3 आर इक्वल। यहाँ से आपका अल्फा इक्वल होगा बीटा के और गामा के। ये हमारा सब यहाँ से हमें प्रूव्ड हो चुका है कि ये इक्वली इंक्लाइंड होगा। कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, 11th में भी पढ़ा होगा शायद। यहाँ पर वेक्टर को कैसे समझते हैं, जैसे मान लो x है ये y है, ये हमारे पास दो वेक्टर है बेटा, एक r1 है एक r2 है। r1 दे रखा है 1 2 3 सपोज कर लो, और r2 दे रखा है 5 8 9 करके ऐसे सपोज कर लो। हमसे ये कह रहा है कि a और b दो पॉइंट हैं जो इसके हेड पे पॉइंट अज्यूम कर लिए गए हैं। इन दोनों वेक्टर को एक तीसरा वेक्टर है जो कि m रेशियो n में 3:2 में इसे डिवाइड कर रहा है। सपोज करो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करो क्या होगा। इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये भी पता है हमें, ठीक है। तो देखो समझो बात को, जैसे ये मान लो x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, और ये m और n है, ऐसा कर लेते हैं। तो अगर आपको ये r वेक्टर चाहिए तो याद रखना इस पूरी वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 ny1 m प्लस n, mz2 nz1 अपॉन m प्लस n। ये इंटरनली के लिए होता है। अगर एक्सटर्नली के लिए चाहिए होगा, तो क्या होगा, ऊपर नीचे माइनस आ जाता है बस, ठीक है। अभी मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग बिठा देता हूं यहाँ पे इनके जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, 3 को 5 से, 2 को 1 से, डिवाइडेड बाय 3 + 2, कॉमा, फिर से 3 को 8 से, 2 को 2 से, अपॉन में 3 + 2। इसी तरीके से 3 को 9 से, 2 को 3 से,
प्लस 2, ये हमारी इंटरनली डिवीजन, जो आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाता है, ठीक है। एक्सटर्नली डिवाइड होता है तो माइनस आ जाता है यहाँ पे। चलिए ये तो ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देखो प्रोडक्ट दो तरीके से हम पढ़ेंगे, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट, इसमें आपको इसे डॉट प्रोडक्ट कहना होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों में फर्क क्या है, जैसे मान लो ए दे रखा है आपके पास 3i कैप 2j कैप 5k कैप, बी दे रखा है आपके पास i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे करके अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। देखो डॉट प्रोडक्ट करना सिखा दे रहा हूँ, मान लो ए और बी है, इनको डॉट करते तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1, फिर j को j से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर k को k से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 3 है, ये -2 है, ये 10 है, तो कितना 11 यूनिट आ गया। अब इस 11 यूनिट में कोई i कैप j कैप k कैप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये सिंपली एक क्या है, स्केलर वैल्यू देता है, इट हैज़ नो डायरेक्शन। अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, जैसे मान लो a है, सेम a क्रॉस b करते हैं, ठीक है। तो a क्रॉस b करने में क्या किया जाता है, ये देख लो i j k, और यहाँ पे इनके जो x और y कोएफिशिएंट्स हैं 3 2 5, यहाँ पर 1 -1 2। फिर हम इसको क्या करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को मेजर करते हैं, रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 4 + 5, और ये आ गया आपका 6 -5, और ये आ गया कितना -3 -2, ये 9i कैप j कैप -5k कैप। बात को समझो, क्रॉस प्रोडक्ट में i j k आ रहा है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी मेजर कर सकते हो, 9² -1² -5², इसका मैग्नीट्यूड भी मेजर कर सकते हो, डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हो। i j कैप डायरेक्शन शो कर रहा है, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। चलो स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। a.b का सिंपल फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कॉस थीटा। अगर तुम्हारे पास i और i डॉट कर दिए जाए, i और i को डॉट करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ i cos 0 डिग्री, क्योंकि i और i के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, 1 हो गया इसकी वैल्यू, cos 0 भी 1 होता है, 1 हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ j.j ये भी आपका 1 होगा, और k.k भी 1 होगा। समझ में आ रही है बात है। लेकिन अगर मान लो i क्रॉस j हो, i.j हो, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से 0, कोई भी दो अगर आते हैं डिफरेंट, उनका डॉट करते हो तो वो क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आता है। अब मेरे पास यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पर डॉट करने बैठ रहा हूँ इन दोनों का, a को b से डॉट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं थोड़ा देखो डिटेल में। 3i कैप 2j कैप 5k कैप, i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। क्या करते हैं, i को i से करेंगे पहले तो 3 हो गया, 3 को 1 से करेंगे, है ना। और i का डॉट क्या हो जाएगा, 1। फिर इसको इससे करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि i और j आ जाता है। समझ में आ रही बात है। फिर इससे इसको करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर अब j को पकड़ेंगे, j को इससे करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, j को j से करेंगे तब 1 आएगा, ठीक है ना। तो 2 और -1 -2 × 1। फिर j को इससे करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। यही रीज़न है कि सिर्फ i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि बाकियों के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 0 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। दो वेक्टर अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा,
जीरो होगा, ये ध्यान रखेंगे। परपेंडिकुलर है यानी कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब वो डॉट प्रोडक्ट उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सपोज कर लो कि मेरे पास क्वेश्चन की तरफ एक है ऐसा, ए दे रखा है 3i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 5k कैप, बी दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और कह रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये लैम्डा पता करो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। दो वेक्टर, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, हमें इसे फाइंड आउट करना है, और कह रहा है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, ए डॉट बी जीरो होता है। आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 आ गया, इसको इससे करो माइनस लैम्डा आ गया, ये कर दो ये 5 आ गया, और इक्वल टू 0 लिख दो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में। समझ में आ गई बात। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखो मान लो ये ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, दो वेक्टर इस तरीके से इस पॉइंट पे, कोइनिशियल ये पॉइंट है हमारा कि कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। कह रहा है कि ए का प्रोजेक्शन बी पे फाइंड आउट करो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर चाहिए होगा आपको, ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ। सॉरी, क्या करेंगे, ये ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बी पे। समझ में आ रही है बातें। ए से जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मेजर करने का तरीका क्या है, ए और बी को डॉट प्रोडक्ट कर दो, और जिस वेक्टर पे तुम्हें प्रोजेक्शन चाहिए उसको नीचे डाल दो। अगर तुम्हारे को बी पे प्रोजेक्शन चाहिए तो बी के मैग्नीट्यूड को नीचे डाल दो, अगर बी का ए पर चाहिए तो ए के मॉड को नीचे डाल दो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। चलो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज 10.3। इसमें से कुछ हटा भी है क्या, इसमें से नहीं हटा ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। क्या करूँ एंगल निकालने के लिए, आपको फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा चाहिए होगा तो ए और बी का डॉट डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। समझ में आ रही है बातें। बताओ, ए और बी को डॉट करो पहले तो, ऊपर में डॉट करोगे तो आई को आई के से, जे को जे से, के को के से, है ना। 3 into 1 ये कितना है, 2 है, तो ये हो गया +4 ना, और ये 3, और नीचे में क्या रखोगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। समझ में आ रही है बातें। और ये जो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो, थीटा निकल के आ जाएगा, कॉस इन्वर्स कर देना, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, चौथा क्वेश्चन देख लो डायरेक्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन चाहिए, किस पे, बी पे चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी चाहिए, ठीक है। क्या करें, ए और बी को डॉट करेंगे और बी को नीचे रख देंगे, यही है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। समझ में आ रही है बातें, बहुत आसान है। चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है,
ए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए की वैल्यू गिवन है 2i कैप 2j कैप 3k कैप। बी की वैल्यू गिवन है -i कैप 2j कैप प्लस k कैप। सी गिवन है 3i कैप प्लस j कैप। और क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस लैम्डा बी ये परपेंडिकुलर है किस पे, सी पे। फाइंड लैम्डा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए और बी और सी ये तीन वेक्टर दे रखे हैं ना, तो ए प्लस लैम्डा बी निकाल लो। उत्कर्ष क्या करेंगे, लैम्डा क्या है यहां पर, बोलो। कांस्टेंट है, बी कितना है -i कैप 2j कैप k कैप। देखिए बेटा i को ले लो कॉमन, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ लैम्डा बचेगा 2 माइनस लैम्डा। j को ले लो कॉमन, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 लैम्डा। k को ले लो कॉमन 3 प्लस लैम्डा बचेगा। ये हमारा a प्लस लैम्डा भी है। और क्या कह रहा है, ये किस पे परपेंडिकुलर दे रहा है, c पे परपेंडिकुलर है। अब बताओ ये इस पे परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट सी ये 0 कर देंगे इक्वल। यानी कि देखो इन दोनों का डॉट करेंगे तो i वाले i से 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, j वाले को j से 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 इक्वल्स टू 0 होगा। ये 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा, ये हो गया 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 8। गॉट इट। बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, यहां पर ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं और इनका ए बी, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ए बी सी ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। साथ ही साथ दे भी रखा है कि ए और बी और सी इन तीनों का सम क्या है, 0 है। आपसे पूछा है फाइंड करो ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, ये पता करके दिखाओ। ठीक है, तो बहुत आसान है। क्या करते हैं, एक बार सी को उधर ले जाओ, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। ए और बी को इधर रखिए, सी को उधर ले जाइए, माइनस सी हो गया। ठीक, दोनों तरफ सी अब डॉट कर दो, यहाँ पर भी सी लगा दो, यहाँ पर भी सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा सी डॉट ए सी डॉट बी और ये हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर। याद रखना ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए कॉस 0 डिग्री, तो मॉड ए का स्क्वायर कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मॉड ए का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया फर्स्ट। सी डॉट ए सी डॉट बी, देखो सी डॉट ए को ए डॉट सी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बातें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। चलो मैं क्या करूँ, बी और सी को इधर एक साइड ले रहा हूँ, अब बी और सी को एक साइड ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ए को उधर भेज देते हैं माइनस ए, और दोनों तरफ क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी ए डॉट सी और ये कितना आ गया, माइनस मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी ए डॉट सी -1। अगेन सेकेंड इक्वेशन। ठीक, तीसरा देखो ए और सी को एक साथ, बी को इधर ले जाते हैं। ठीक है, ए और सी को एक साथ लेते हैं, बी को इधर ले जाते हैं। अब बी से मल्टीप्लाई करते हैं अब दोनों साइड, तो कितना आ गया, बी डॉट ए बी डॉट सी -1। ये भी इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो अब देखो सी ए 2 बार आ रहा है, सी ए और ए सी एक ही बात है ना। बी सी भी 2 बार आ रहा है, ए बी 2 बार आ रहा है। तो एडिंग 1 2 3 1 2 एंड 3, तो आपके पास 2 ए डॉट बी है, 2 बी डॉट सी है
एंड 2c डॉट ए है। और इन तीनों को अगर ऐड करते हो तो इस वाले इधर के साइड सारे जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस का 3 आ गया यहाँ से, a डॉट बी डॉट सी एंड c डॉट ए, ये -3/2। दिस इज आवर आंसर। सो सिंपल, कोई डाउट? ओके। नंबर 17 क्या कह रहा है? शो करके दिखाओ कि ये जो हमारे पास 3 वेक्टर हैं, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा है ये तीनों वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। वर्टिसेस है ना कि समझ रहे हो ना इस बात को? मैंने ऐसे लिख दिया, ये तुम्हारे पास a है 2 - 1 1, 2 - 1 1, समझ में आ रही है बातें? इसे a मान लिया, a पॉइंट। b क्या है 1 -3 -5, c क्या है 3 -4 -4। सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है आपको, ठीक? व्हाट्स राइट एंगल ट्रायंगल? सबसे पहले एक बात बताओ, ए बी वेक्टर निकालो पहले तो। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? ए बी निकालने के लिए बी में से ए को माइनस करना होगा। 1 में से 2 गया, माइनस आई क्या, इसमें से इसको माइनस करो, नहीं 2j कैप, इसमें से इसको माइनस करो 6k कैप, ठीक है? बी ए निकल गया है ना, सॉरी ए बी निकल गया है, ए बी वेक्टर। फिर ए सी निकाल लो। ए सी वेक्टर कैसे निकालोगे? c माइनस ए करना होगा, 3 - 2 आई कैप, -4 3j कैप। ठीक है? अगर यहां पे 90 डिग्री है तो दो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को हमने ये लिया ना, हमने क्या लिया? एक वेक्टर लिया ए बी और एक वेक्टर लिया ए सी, दो वेक्टर लिया। यहां पे अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो अगर यहां पर ए बी को डॉट कर दो ए सी से, तो ये कितना आ रहा है? -1 6 30। ये 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। वैसे तुम क्या निकालोगे? बी ए निकालोगे और बी सी निकालोगे। जल्दी से बी ए निकाल के देखते हैं, ठीक है? बी ए निकाल के ए में से बी को माइनस करो, आई कैप और 2j कैप 6k कैप, ठीक है? बी सी के लिए सी में से बी 2i कैप j कैप प्लस k कैप। इनको डॉट करके देखो, बी ए को बी सी से, ये हो गया 2, ये हो गया -2 और ये हो गया 6। ये भी 0 नहीं आ रहा। इट मीन्स हमारे पास अब यही कॉर्नर, यही एक एंगल रह गया। चलो तो सी बी और सी ए निकाल लेते हैं। सी बी निकालते हैं पहले और सी ए। बताओ सी बी कैसे निकलेगा? तो -2j का, ठीक है? इसमें से इसको माइनस कीजिए तो हो गया ये j कैप, और फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए -k कैप सी ए। ए में से सी को माइनस करो, -i कैप और ये 3j कैप और ये आपका 5, ठीक है? इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके दिखाओ। 0 आ रहा है क्या? 2 3 -5 0 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा, ठीक है? समझते हैं 3 डायमेंशन को। देखिए सपोज करो
कि हमारे पास ये एक वेक्टर दिया हुआ है एक्स वाई जेड करके, इसका इसे आप डायरेक्शन रेशियो कहते हो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लो एक्स के साथ ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल और जेड के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इन तीनों को एल एम एन यानी कि डायरेक्शन रेशियो कहते हो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है? एक्स के नीचे आप इसे रख दो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अगर कॉस बीटा चाहिए तो वाई के नीचे रख दो इनको तीनों को, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और z के नीचे हमने ऐसे रख देना होगा। समझ में आ रही है बातें? बात को समझो, ये एल एम एन का जो स्क्वायर होता है ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। ये भी आपको एक बात ध्यान देनी होगी। एक्सरसाइज पे चल लेते हैं 13.1। इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, इफ द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 90, 135 एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। अल्फा, बीटा और गामा दे रखा है। अल्फा इज 90, 135 और ये गामा 45 डिग्री। इन तीनों की वैल्यू पता है। कॉस लगा तो यहाँ पे एल एम एन निकल जाएगा। कॉस 90 0 होता है, कॉस 135 90 प्लस 45 यानी कि साइन 45। समझ में आ रही है बातें माइनस की। और वैसे ही cos 45, ये वाली वैल्यूज आप निकाल लो, एल एम एन आ गया, एल एम एन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो -18, 12 एंड -4। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये एक्स वाई जेड दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? -18, 12 एंड -4। इनको आप डायरेक्शन रेशियो कहते हो। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकल जाएगा यहाँ से। क्या करोगे? कॉस अल्फा निकालना हो तो -18 ऊपर रखा जाएगा, कॉस बीटा के लिए 12 ऊपर रखा जाएगा और कॉस गामा के लिए -4 ऊपर। बात समझ में आ गई? तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2 3 4 है, बी दे रखा है -1, -2 एंड 1, और सी दे रखा है आपको 5 8 7। ए बी सी दे रखा है ना। तीनों साइड के डायरेक्शन को साइंस निकालो। सिंपल है। सबसे पहले तो ए बी इस साइड को फाइंड आउट कर लो। ए बी, बी -a, ठीक है, बी ये रहा, -a करो, -3i कैप, -5j कैप, -3k कैप। अब इसमें कॉस अल्फा चाहिए आपको, तो -3 के नीचे इसका मैग्नीट्यूड डाल दीजिए। कॉस बीटा चाहिए तो वो भी निकल जाएगा, कॉस गामा चाहिए तो वो भी निकल जाएगा। चलो, तो ये वाली एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं। अगली एक्सरसाइज में चलते हैं, रुक जाओ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम मेजर करते हैं 3D में। देखो, दो तरीके से इक्वेशन मेजर करोगे। एक कार्टेशियन का फॉर्म होता है और एक वेक्टर फॉर्म होता है। इसमें भी आप देखो, कंडीशन ये है, लाइन गिवन है, वो एक पॉइंट से पास कर रही है। सपोज कर लेते हैं x1 y1 z1, उसको a वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया और ये पैरेलल है इस b वेक्टर के। ठीक है, b की वैल्यू आप ऐसा अज्यूम कर लो, l i कैप, m j कैप, n k कैप, ऐसा कर लीजिए। समझ में आ गई बात? ये क्या है? एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए। क्या कर रही है वो? a से पास कर रही है और b के पैरेलल है। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म को समझते हैं। लिखेंगे R इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, दिस इज द इक्वेशन वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन में L, ए बी सी, इसको ए बी सी भी लेट कर सकते हो, जैसे तुम्हें ए बी सी करके याद है ना, तो आप ए बी सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी वेक्टर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, क्वेश्चन देख लें इस पे, सिंपल है बेटा। एक्स वाई जेड की जगह पे आपने रख दिया 2 3 4 पॉइंट है, और ए बी सी दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसा मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ गया है, मतलब इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से। पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू ए के बदले क्या लिख दोगे, 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप प्लस लैम्डा। फिर हम क्या लिखेंगे, इस बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, अगेन कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज 2 अपॉन में ए बोले तो ये 1, x का जो i का जो कोएफिशिएंट है, y माइनस वाई वन 3 है और डिवाइडेड बाय क्या, -2, z माइनस z1 कितना 4 अपॉन में डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ जाता है। इसको हाँ तो लिखा तो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल है, वो पॉइंट है और इससे पास कर रही है, और ये लाइन इसके पैरेलल है जो गिवन है। अच्छा, ये इस लाइन का तो हम जो बी लिखते हैं ना यहाँ पर, ये होना चाहिए जिसके पैरेलल है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन, अब दूसरे कंडीशन को देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सपोज करो कि हमारे पास एक लाइन है, ए से भी पास कर रही है x1 y1 z1, और ये बी से भी पास कर रही है x2 y2 z2। मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन में एक तो होता है कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म। पहले वेक्टर फॉर्म को देख लेते हैं। लिखा गया r इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में देखो x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 आपके पास जो अगर मान लो इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, a की वैल्यू दे रखी 2 3 4, b की दे रखी 5 6 8, इक्वेशन पता कीजिए। तो आपके पास वेक्टर फॉर्म तो आसानी से लिख दोगे, a के बदले ये रख दीजिए प्लस लैम्डा b माइनस ए, b में से मतलब 5 में से 2 घटाओ 3 आई कैप, 6 में से 3 घटाओ 3 जे कैप, 8 में से 4 घटाओ 4 के कैप। ठीक है, वैसे ही कार्टेशियन फॉर्म अगर चाहिए, x माइनस एक्स वन 2 अपॉन में डिवाइड कर दो किसे, इसे माइनस करके 3 से, y माइनस वाई वन 3 घटा दो, डिवाइड कर दो किससे, घटा के 3, z माइनस z1 4 को घटाओ 8 में से 4 3। समझ गए, 2 इक्वेशन हो गई। आगे है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। मान लो कि एक इक्वेशन ऐसे दे रखा है a प्लस लैम्डा बी, a1 प्लस लैम्डा b1। दूसरी इक्वेशन ऐसे दे रखी है लैम्डा b2। हमें इनके बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में। तो इसके लिए आप लिखो cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। मान लो कि ये कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे दे रखा है,
एक्स माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन में b2, z माइनस z2 अपॉन में c2। तो इनके बीच का अगर एंगल चाहिए तो आप लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ऐसे करके कॉस थीटा आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म में और ये है आपका वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। सपोज करो कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे की, ऐसे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर का जो केस होता है ये भी याद रखो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये आपका परपेंडिकुलर का केस हो गया। पैरेलल के लिए केस याद रखना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये नहीं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये इक्वल होना चाहिए। ये है पैरेलल का। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं। फाइंड द एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, है ना। देखो इसमें क्या करना है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a1 a2 2 इंटू माइनस 1। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है। 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, बस ये हमने लगा दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना। चलो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वन माइनस एक्स अपॉन में 3 7y माइनस 14 अपॉन में 2p z माइनस 3 अपॉन में 2 7 माइनस 7x 3p क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ये दोनों राइट एंगल पे हैं। राइट एंगल होने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है ये होना चाहिए। लेकिन क्या ये फॉर्मेट में है? अभी देखो, इसको मैं फॉर्मेट में चेंज करूँगा, लिखूँगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 और z माइनस 3 अपॉन 2। समझ रहे हो क्या किया मैंने? 7 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने। दोनों को अभी क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ x का कोएफिशिएंट -1 था, तो मैंने क्या किया, -3 को नीचे लाकर x का कोएफिशिएंट 1 किया। y यहाँ पर देख रहे हो 7 है, y का कोएफिशिएंट 7 से डिवाइड करके। ऐसे ही देखो इसमें क्या किया, -7 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p अपॉन 7 y माइनस 5 अपॉन 1 एंड z माइनस 6 अपॉन -5। ये हमारे पास दोनों इसके फॉर्मेट में आ गया। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या करेंगे, इससे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे। आगे बात समझ में, a1 a2 b1 b2, तो हम क्या लिखेंगे, -3 इंटू
माइनस 3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। ये बेटा आ गया 9p/7 और ये है 2p/7 और इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 11p/7। ये 70/11 p की वैल्यू 70/11 ये निकल के आ गई। ठीक है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो लाइंस कैसी हो सकती हैं, जैसे ये दो लाइन दे रखी है r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2, जिसमें b1 और b2 डिफरेंट हो, है ना, उनको आप कहते हो स्क्यू लाइंस। दोनों के दोनों एक ही प्लेन पे नहीं है, उनको स्क्यू लाइंस कहते हैं। एक इस तरीके से रखी हुई है तो एक ऐसे रखा हुआ है ना, दोनों पैरेलल नहीं है लेकिन उनके बीच की दूरी चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आएगा यहाँ पर। देखो क्या करते, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मॉड। ठीक है, अगेन अगर मान लो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस में क्या होगा इनका जो b1 और b2 जो होगा वो सेम हो जाएगा। r1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b, r2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b। इस केस में डिस्टेंस चाहिए आपको, तो क्या कहेंगे, b को क्रॉस करेंगे a2 माइनस a1 से और डिवाइड कर देंगे b के मॉड से। बात समझ में आ रही है? अब एक आधे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चल ही नहीं रहा है। r इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा I cap minus 3j cap plus 2k cap and r vector is equals to 4 I cap plus 5j cap plus 6k cap plus mu 2 I cap plus 3j cap plus k cap। हमें इनके बीच की दूरी चाहिए, इनके बीच की दूरी चाहिए। पैरेलल लाइंस हैं या फिर स्क्यू लाइंस हैं? स्क्यू लाइंस है ना। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 कर लो। a2 माइनस a1 की बात करें तो 4 में से ये a1 है, ये a2 है, तो 4 में से क्या घटाओगे, 1 को 3i कैप, 5 से 2 घटा दो 3j कैप, 6 से 3 घटा दो 3k कैप। फिर क्या करेंगे, b1 को b2 से क्रॉस करो। b1 को b2 से क्रॉस करेंगे तो आपने क्या करना है, i j k लिखना है, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, फिर 2 3 1, फिर इसे सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट मेथड आपने पढ़ा हुआ है ना, i लिखो, ये हो गया कितना, -3 माइनस 6, फिर j कैप लिखो, 1 माइनस 4, फिर k कैप लिखो, 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा बेटा -9 आई कैप, ये आ जाएगा 3j कैप और ये आ जाएगा 9k कैप। क्या करना है, इन दोनों को आपने डॉट करना है पहले, ठीक है, और नीचे में b1 क्रॉस b2 का मॉड रखना है। सिंपल है, और कुछ है नहीं। डॉट प्रोडक्ट करो, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2। 9 इंटू 3 27। डॉट प्रोडक्ट में आपको i को i से, j को j से, k को 3 इंटू 3 9 और ये 27 डिवाइडेड बाय b1 b2 जो ये दिया हुआ है इसका अंडर रूट, यानी कि 9 स्क्वायर
3 स्क्वायर 9 स्क्वायर। यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट। मॉड के अंदर हम वैल्यू को रखते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है। इस एक्सरसाइज में यही सब आने वाला है, ठीक है, कर लोगे। सर ये पैरेलल में कैसे पता चलेगा कि ये लाइंस पैरेलल है? क्योंकि स्क्यू में तो पता चल जाएगा कि लैम्डा म्यू दे रहा है, पैरेलल कैसे पता चलेगा? बी सेम होगा ना। बी सेम होगा इसलिए। अच्छा ठीक है।